वर्किंग 1 बनवा दें। जी ओके। एडजस्टमेंट नंबर 2, प्लांट इज डिप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम। चलें फॉर्मेट्स बना लेते हैं पहले, क्लास पूरी हो जाए। ये मैं इधर ऊपर नहीं लिख रहा, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड। भाई साथ साथ नोट करो ना, टाइम लग जाएगा।
ठीक है, रेवेन्यू भी लिखते हुए वैसे। इधर देखें, मूनलाइट स्टेटमेंट ऑफ, एक मिनट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन एसेट्स डबल अंडरलाइन, नॉन करंट एसेट सिंगल अंडरलाइन, पहला नॉन करंट एसेट। ये बंद करो। करंट एसेट्स, नहीं कोई जरूरत नहीं। आपने पूरा सही लिखना है। मूनलाइट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईयर एंडेड।
ओके सवाल को आप पढ़ लें। जिस वक्त सवाल पढ़ा जा रहा हो उस वक्त कोई काम ना किया करें, क्योंकि चीज़ों को पकड़ना ज़रूरी है कि कैसे आ रही हैं। फॉलोइंग इज द समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ चांद की रोशनी मूनलाइट पाकिस्तान लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट पे आ रही है, यानी अभी तक एंटिटी कॉस्ट मॉडल यूज करी है। प्लांट भी कॉस्ट पे आ रहे हैं, डेटर आ रहे हैं, स्टॉक क्लोजिंग आ रहा है। अगर स्टॉक क्लोजिंग नजर आ रहा हो तो ट्रायल में फिर कॉस्ट ऑफ सेल नजर आएंगी। स्टॉक इसीलिए नजर आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल निकल चुकी हैं। कैश इन बैंक आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही हैं, सेलिंग और एडमिन अलग अलग आ रहे हैं, फाइनेंशियल चार्जेस आ रहे हैं, अकाउंट रिडक्शन दोनों का ओपनिंग बैलेंस है। इस बात का मतलब है कि इस साल की डिडक्शन अभी कैलकुलेट नहीं हुई। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ रहा है, फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है, और रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं, फर्स्ट रो में आज टाइम पे है। ओके, 12% लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी पेएबल आ रही है। डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग का डाटा फिर सवाल में देगा। क्रेडिटर आ रहे हैं। राइट मनी रिसीव्ड, भाई जो राइट सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव हुआ है, याद रखिएगा, अगर तो वो फेस वैल्यू पर रिसीव हुआ है तो भी यहां नजर नहीं आना चाहिए था। ये सारा का सारा शेयर कैपिटल में नजर आना चाहिए था, क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है। राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये कोई अकाउंट नहीं है। और इस 420 की क्या एंट्री हो चुकी है? जब पैसे आए होंगे तो अकाउंटेंट को समझ नहीं आई होगी। राइट मनी रिसीव्ड में अगर फेस वैल्यू पे पैसे आए तो एंट्री होती है कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। राइट इशू रिसीव्ड पे अगर प्रीमियम पे पैसे आए तो एंट्री होती है कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट। बहरहाल अभी हमें नहीं पता चला कि फेस पे पैसे आए हैं या प्रीमियम पे पैसे आए हैं। जो भी सूरत हो, अकाउंटेंट जो एंट्री कर चुका है वो कर चुका है कैश डेबिट राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्रेडिट। ये कोई ऐसा अकाउंट इसने ओपन किया है जिस अकाउंट की अकाउंटिंग की हिस्ट्री में कोई नाम ही नहीं है। ये पता नहीं क्या अकाउंट है और कहाँ नजर आए। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला कि कैश डेबिट और ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है? भाई जब पैसे रिसीव हुए होंगे तो कैश तो डेबिट हुआ ही होगा। ये कैसे पता चला ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है? क्योंकि ट्रायल की क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है, तो इसलिए 420 यहां पे नजर आ रहा है। ओके, रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है। कल के सवाल के अंदर, जो पिछला सवाल 2-3 दिन पहले हमने किया था, उस सवाल के अंदर ट्रायल में डेबिट साइड पे नजर आ रहा था रेंट ऑफ व्हीकल्स, और उसमें लिखा हुआ था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिव्यू किया जिससे पता चला ये रेंट नहीं है, ये लीज है। उस सवाल में डेबिट साइड पे नजर आ रहा था रेंट। तो मेरे भाई जब डेबिट रेंट हुआ है तो फिर उस सवाल में भी क्रेडिट कैश हुआ होगा। तो याद रखिएगा, कैश वाली साइड एंट्री की आपको नजर नहीं आती, क्योंकि कैश में और भी बहुत से प्लस माइनस होते हैं इस साल। अब आप मुझे कहें कि जी ये कैश डेबिट हुआ है तो जाएं कैश में जरा ढूंढें 420 नजर आ रहे हैं। नेवर एवर, कैश में मैं क्यों ढूंढूं 420 नजर आ रहा है? कैश में तो इस साल और बहुत सी ट्रांजैक्शन हुई होंगी। डेटर पैसे दे के गए होंगे, क्रेडिटर्स को हमने पैसे दिए होंगे, और पता नहीं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई होंगी। तो वी आर रॉन्ग कि अगर हम कैश में भी जाके ढूंढें। तो ये एक जहन बना लें आज के बाद अपना, अगर कोई नया आइटम ट्रायल के फेस पे नजर आ रहा है और उसका एक इफेक्ट कैश में गया है तो दूसरा इफेक्ट उस अकाउंट में गया होगा। इसका मतलब है अगर कैश डेबिट हुआ है तो ये अकाउंट इसीलिए क्रेडिट हुआ है कि कैश डेबिट हुआ होगा। तो क्रेडिट साइड पे नजर आने का मतलब है इसका डेबिट कैश में पड़ा हुआ है। रेवेन्यू 3608। द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन जनवरी 11, 4 साल पहले खरीदी हैं।
अगर साल के शुरू में खड़ा हूं मैं तो 4 साल पहले खरीदी हैं, क्योंकि ट्रायल में कम रिडक्शन आ रही है यकम जनवरी 15 की। लैंड 600 है, इसलिए ऊपर जो 26 आ रहा है उसमें 600 लैंड है, और यकम जनवरी 15 किसी ने रिवैल्यू कर दिया 1840 पे, साल के शुरू में रिवैल्यू हुआ। इसकी लाइफ 20 साल थी जब खरीदा था, तो 4 गुजर चुके हैं, 20 माइनस 4 16 साल इसकी रिमेनिंग लाइफ है। डेप्रिसिएशन को आपने थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाने, थोड़ा सा एडमिन में लेके जाने, थोड़ा सा सेलिंग में लेके जाने। इस बात का मतलब ये है कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग की वर्किंग खोलनी पड़ेगी। प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्लांट पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगेगा और बिल्डिंग रिवैल्यू हो जाएगी, लैंड उसी तरह आती रहेगी। ऑन 31 मार्च 2015 MPL मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। जिसके पास 6 शेयर थे उसको एक बोनस शेयर दे दिया। कल के सवाल में आपने 2 दफ़ा घर जाके किया होगा, कल बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो उस सवाल के अंदर बोनस शेयर जो है वो आ रहे थे, लेकिन बोनस की परसेंटेज आ रही थी। आज बोनस की परसेंटेज नहीं आ रही। मैंने आपको सजेस्ट किया था परसेंटेज निकाल लीजिएगा, मैंने माना कि परसेंटेज बड़ी अजीब सी आएगी अभी, लेकिन चलें जो भी आ रही है वो निकाल लीजिएगा। ऑलवेज कन्वर्ट इट इन परसेंटेज। 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, 16 नहीं इसको पूरा कराएं, 16.66667 आपने कैलकुलेटर पे लिखना है ताकि फिर फिगर्स राउंड में आ जाएंगी। ठीक है, तो 16.67% आ रहा है, बट आप इसको कैलकुलेटर पे 16.666666 जब 4-5 दफ़ा लिख दीजिएगा आपकी फिगर्स राउंड पे आ जाएंगी। ओके तो अभी लिख लें पॉइंट 3 के आगे 16.666667%। जी ये परसेंटेज किस पे लगानी है, लिखें वी विल अप्लाई परसेंटेज ऑन शेयर कैपिटल। ये परसेंटेज हम किस पे लगाएंगे, शेयर कैपिटल पे लगाएंगे। जी भाई, एक भाई फर्स्ट रो में आ जाए, एक सेकंड रो में आ जाए। जी आप जगह बना दें मोहतरम, ताकि बाद में मसला ना हो। लास्ट रो आप जगह बना रहे थे। ओके नेक्स्ट, बोनस इशू की एंट्री, दिस इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। 1-2 को छोड़ें, 3 की एंट्री नई थी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको साथ साथ ही लिखवाता रहा हूँ। 3 की एंट्री लिख लें, क्या की थी, डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट नहीं, डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन एक मसला आएगा, डिविडेंड जो है वो कहाँ शो होता है, डिविडेंड जो है वो अर्निंग में से कम करके शो होता है, इसलिए डिविडेंड के साथ ब्रैकेट में लिख लें रिटेन्ड, डिविडेंड को ब्रैकेट में लेके बाहर रिटेन्ड अर्निंग लिख लें। और अगर कल वाला रिवाइज नहीं किया, कल वाला जाके आज 1-2 दफा रिवाइज कीजिएगा, वो फिर बाद में मौका नहीं मिलना। जी राइट शेयर्स वर इशूड ऑन यकम सितंबर 15 एट ₹12 पर शेयर। एक चीज पता चल गई कि राइट शेयर बोनस के बाद इशू हुए हैं। तो राइट शेयर्स में जो हमने कल 3 स्टेप किए थे, उनमें पहला स्टेप परफॉर्म करते हुए पहले बोनस की एंट्री करेंगे, फिर शेयर कैपिटल का बैलेंस रिवाइज करेंगे कल की तरह, बिल्कुल कल की तरह 50+3, कल की क्लास 53 नहीं 50+3, 53 बना था, उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे। और प्रीमियम पेश हुए हैं, 10 रुपए उसकी मद में आ गए, 2 रुपए प्रीमियम के मद में आ गए। इंटरेस्ट आ रहे लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर, इसकी वजह से हम फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग खोल लेंगे। 0.5 हो गया। 0.6 MPL ऑपरेट्स एन अनफंडेड ग्रेचुटी स्कीम फॉर ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। अनफंडेड का मतलब है कि एक होता है कि पैसे किसी बास्केट में डाल के एम्प्लॉय को देना, एक होता है बस ज़रूरत पड़ने पे एम्प्लॉय को पैसे दे देना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोल्यूशन पे। अनफंडेड मींस हमने कोई अरेंजमेंट प्रॉपर बास्केट में उसके लिए पैसे इकट्ठे नहीं करते, बस जब जैसे ही जाने लगते हैं उसे पैसे दे देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फंडेड अनफंडेड से। द प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन, ये क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, द प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन 31 दिसंबर 15 इज 23 मिलियन। अब ट्रायल में पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है ऊपर, बहरहाल क्लोजिंग बैलेंस 23 मिलियन है। 3 मिलियन वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, जाने वालों को इस साल 3 मिलियन दिया। याद है IAS 12 में पेड ग्रेचुटी अकाउंट में पेड की फिगर आ रही है। कॉस्ट ऑफ ग्रेचुटी इज एलोकेटेड टू प्रोडक्शन
सेलिंग एंड एडमिन इन द रेशियो ऑफ, ये जिन जिन एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी दी जा रही है इनमें से कुछ कॉस्ट ऑफ सेल फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, कुछ एडमिन ऑफिस में काम कर रहे होंगे और कुछ सेल्स ऑफिस में काम कर रहे होंगे, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह की वर्किंग खोलनी पड़ेगी। इसके बाद टैक्स की एडजस्टमेंट आ रही है, ये मैं नहीं पढ़ा। ओके, हैविंग सेड दिस we can identify how many workings we are supposed to do। जी भाई, अब जरा आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, पॉइंट 1 में कौन सी वर्किंग चाहिए? रीवैल्यूएशन की, वो हमने खोल ली। पॉइंट 2 में कोई वर्किंग नहीं चाहिए, वो प्लांट की डेप्रिसिएशन है, वो कॉस्ट ऑफ सेल में जहां भी हुई वो निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि पॉइंट 1 में देखें लिखा हुआ है थोड़ी रिडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जानी है, थोड़ी एडमिन में लेके जानी है, थोड़ी सेलिंग में लेके जानी है। वर्किंग 2 कॉस्ट ऑफ सेल, वर्किंग 3 सेलिंग एक्सपेंसेस और वर्किंग 4 एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन भी है, और वर्किंग 5 फाइनेंस कॉस्ट। इन सब के अंदर एक एक फिगर ट्रायल से आ जाएगी। जी, पॉइंट 1 और 2 में ही रहे। कौन कौन सी वर्किंग खोलनी है? एक और वर्किंग खोलनी है, डेट इज ऑफ पीपीई, वर्किंग 1 2 3 4 5 6, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें लैंड, बिल्डिंग और प्लांट। बिल्डिंग में देख लेंगे, अकोमोडेशन माइनस करके शो करना है, जैसे भी शो करना है। लेट्स सी, राइट शेयर्स की जब वर्किंग खुलेगी वो खोल लेंगे, वो कोई नेसेसरी नहीं है सवाल का। और डेफर टैक्स का अकाउंट जब जरूरत पड़ी बना लेंगे, पॉइंट 6 में ग्रेचुटी का अकाउंट भी बना लेंगे, वो जब एडजस्टमेंट आई तो साथ साथ खोलते रहेंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन सेलिंग की वर्किंग खोलने का फायदा ये होता है कि जैसे जैसे डेप्शन निकलती रहेंगी हम रेलेवेंट जगहों पे पोस्ट करते रहेंगे। पीपीई की वर्किंग खोलने का ये फायदा होता है जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स आती नहीं पीपीई में डायरेक्ट पोस्ट करते रहेंगे। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 1 जी, ट्रायल। अच्छा, पहले अगर आप चाहते हैं जनरल एंट्री से लेके चलें तो हम जनरल एंट्री से लेके चल लेते हैं। जनरल एंट्री से लेके चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इन द एंड हम डिस्कस शॉर्टकट ही करेंगे। जनरल एंट्री से लेके चल लेते हैं। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन इस 5 मिनट में आपने कहीं दाएं बाएं देखना नहीं है, अटेंटिव रहना है जी। ट्रायल में जाके मुझे बता दें व्हाट इज, और जनरल एंट्री से चलते हुए मैं अभी थोड़ी देर चलने लगा हूँ। ट्रायल में जाके बता दें व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 2000, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 2000, व्हाट इज द कम्युनिकेशन ओपनिंग 400। इंट्रो की क्लास में सीखा था कि ट्रायल के अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हुए जब हम पोस्ट कर रहे हो तो ट्रायल में आने वाली फिगर्स कितनी दफ़ा नज़र आती हैं? सिर्फ एक दफ़ा नज़र आती हैं। अब आप हजरात ने थोड़ी देर के लिए नोट नहीं करना, क्योंकि इस पैटर्न पे पेपर में नोट करेंगे तो टाइम लगेगा। अब बस जनरल एंट्रीज आप मुझे पोस्ट करवा दें। रीवैल्यूएशन की हमेशा 2 एंट्रीज होती हैं। डेप्रिसिएशन में अगर एक्स्ट्रा डिप्शन पड़ी हो तो इसकी 2 एंट्रीज होती हैं। तो रिवैल्यूएशन की भी 2 एंट्रीज करेंगे, डेप्शन की भी 2 एंट्रीज करेंगे। एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट से पहले एक एंट्री करनी पड़ेगी, एसेट को बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा, एसेट को बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। इस वक्त एसेट में अकोमोडेशन का कितना बैलेंस आज तक कैलकुलेट हो चुका हुआ है? 400। तो 400 को आप शिफ्ट करेंगे, अकोमोडेशन डेबिट एसेट
जितना बैलेंस रकम रिडक्शन अकाउंट में पड़ा हुआ है। पिछली क्लास में याद है हमने इस वाली फिगर में एक और डिडक्शन जमा की थी क्योंकि ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो रही थी। अभी स्टार्ट ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन हो रही है, सिर्फ इसलिए ये फिगर रेलेवेंट है। तो पहली एंट्री बता दें क्या करें, इससे पहले कि एसेट रीवैल्यू करें क्या कर दें, यहां से अच्छा समझ आता है। रकम रिडक्शन को कहां शिफ्ट कर दें, एसेट में, यहां से अच्छा समझ आता है। व्हाट इज द एंटायर बैलेंस इन रकम रिडक्शन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। एसेट की लाइफ में पहली दफा एसेट रीवैल्यू हो रहा है। पहली एंट्री बताएं, एंट्री बोले आप लोगों को आती हैं। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, रकम रिडक्शन डेबिट एसेट क्रेडिट जी। दूसरी एंट्री बोलें, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, कितने से, एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। नेक्स्ट अगली एंट्री बोलें, डेप्रिसिएशन डेबिट अकमुलेशन, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और डेप्रिसिएशन डेबिट। डेप्रिसिएशन डेबिट करने ने हमें बहुत रोला, 3 जगह पे जाके डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ा। 115 इंटू 60%, 115 इंटू 25%, 115 इंटू जी 70। अच्छा एक काम आपने करना है, आपने राउंडिंग की है अभी, राउंडिंग करके फिगर्स बताइए ना। तो कई दफा थोड़ा सा मसला आता है, 1 रुपए से आउट हो जाता है, तो दोबारा चेक कर लें तीनों का टोटल। 115 आ रहा है, 69 प्लस 29 प्लस 17, 115 आ रहा है। अगर ये 116 आ रहा हुआ किसी एक फिगर को कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब राउंडिंग करेंगे तो डेबिट क्रेडिट आउट होने का हाई चांस है। राउंडिंग कहाँ, 60% आपने किया, यहाँ पे कुछ और आया आपने राउंड किया, क्योंकि असल में कभी कभी ऐसा होता है ये भी 0.5 आता है, ये भी 0.5 आता है। जब दोनों 0.5 आते हैं आप दोनों को राउंड अप करते हैं, जब राउंड अप करते हैं तो जवाब टोटल 115 की बजाय 116 आ जाता है। तो बहरहाल इतना को बड़ा ब्लंडर नहीं है, बाद में बैलेंस शीट 1 से आउट होगी, आपको पता है तो हजारों से आउट होती है, बाद में एंड में पता भी नहीं चलना आपको, इसलिए छोड़े परे, खैर है। ओके नेक्स्ट जी, पहली एंट्री बताएं, अकमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट। देखते रहें, की वॉचिंग। एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, अकमुलेशन क्रेडिट और डेप्रिसिएशन डेबिट। आखिरी एंट्री बता दें, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन, जगह नीचे कर लेते हैं, ऊपर भी एंट्रीज आनी है। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। वन ऑफ द बिग ब्लंडर विच पीपल मेक, वो सरप्लस को यहां डेबिट कर देते हैं, यानी वो इधर लिखते हैं 240, यहां लिख देते हैं -15, यानी सरप्लस पहले फेंका इधर ही काम कर दिया ना भाई। सरप्लस फॉर द ईयर इधर दिखाने, और ये जो चेंज है डायरेक्ट इक्विटी के अंदर जाएगी। तो सरप्लस को पहले भेजना है। अभी आप देखेंगे जब प्रॉफिट लॉस बनेगा ना, इधर से आएगा पैट, मुझे नहीं पता कितना आना है, फर्ज करें 700। अब हम क्या करेंगे, इसका हम नाम रखेंगे रियलाइज्ड प्रॉफिट, इसका नाम रखेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इन दोनों को पकड़ेंगे और इन दोनों को पकड़ के लास्ट क्लास की तरह यहां पे पार्क कर देंगे। कैसे पार्क कर देंगे, 700 और 250, 240 को यहां लाकर अगली एंट्री करनी है, सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग
क्रेडिट, वरना बड़ा मिसमैच सा हो जाएगा कि वहां पे सरप्लस डेबिट होता हुआ नेट नजर आ रहा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। बस यहां से जरा यूजर को पता चल जाएगा कितना सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर हुआ है। यहां से जरा प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, 240 ये -15 इधर हो रहा होगा, फिर जमा 15 इधर हो रहा होगा, तो ये जरा यूजर को एकदम पता चल जाता है कि असल में ना इधर हम लिखते हैं फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर, सरप्लस फॉर द ईयर, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। तो फॉर द ईयर जो अराइज हुआ है पहले वो लिखना है, फिर अराइज होने के बाद ट्रांसफर करना है। तो इट इज हाउ यू विल ट्रांसफर। ओके जी, एक मिनट, जनरल एंट्रीज बता दें 400 की। अक्यूमुलेटेड डेप्ट डेबिट एसेट क्रेडिट। अगली एंट्री एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अगली एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन ये मैं नहीं मिटाऊंगा, ये बड़े रूल के निकली हैं, इनको नहीं मिटाया था। आगे रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये ट्रांसफर एंट्री है। जी मोहतरम सवाल पूछ लें, अभी नोट नहीं करना, नोट तो शॉर्टकट करेंगे हम जी। यहां पे जो आएगा वो बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाना मेरे भाई, बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाना, ये सारी चीजों का जो टोटल है वो बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट में आपने ना इस पोर्शन में कभी प्लस माइनस नहीं करना पेपर में, जैसे होता है ना इधर लिख के प्लस माइनस, इधर आपने कुछ प्लस माइनस नहीं करना, बिकॉज इक्विटी की स्टेटमेंट इधर बन रही है, तो यहां से आ जाएगा। जी बिल्कुल, इस 240 को भी हम इधर लेके जाएंगे। वो तो यहां से, ये तो पार्किंग है, ये आप मेरे से एंड पे सवाल पूछना, ये नदी है, इस नदी को जो है वो इस दरिया के अंदर लाएंगे और फिर इन द एंड उसको समंदर में रिलीज कर देंगे। तो वो आपको चलते चलते वो सैर करता हुआ इधर आया है, वो अलग से नहीं नजर आ रहा। ओके जी, जनरल एंट्रीज आपको समझ आ गई, क्लियर। अब व्हाट वी आर सपोज टू डू इन पेपर, पेपर के अंदर क्या करना है, मैंने आपको कल कुछ फिगर्स हाईलाइट करवाई थी जी। पहली चीज बैलेंस शीट में क्या, अगर सवाल आउट हो रहा हुआ जनरल एंट्रीज की इजाजत है, बैलेंस शीट में क्या जाएगा 1725। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिप्रिसिएशन कितनी जाएगी 115। सरप्लस फॉर द ईयर आपने यहां से उठाया करना है, एग्जैक्ट ये वाला नहीं, यहां से उठाया करना है सरप्लस फॉर द ईयर। सरप्लस फॉर द ईयर ओसीआई में कितना जाएगा बोले, ओके ये कहां चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये कहां चला जाएगा बैलेंस शीट में। और कल आपको मैंने इसको सर्कल लगाया कहा था, इसकी क्या होगी जर्नल एंट्री, बस शॉर्टकट किया है जी। बैलेंस शीट में क्या ले जाए 1725 डायरेक्ट 1725 वर्किंग 1। यहां पर नेट करके क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि फॉर द ईयर यूजर को बताना है आया कितना, जब पहले बताएंगे आया कितना उसके बाद जो आप देखें, आप एक करने को एक और सवाल भी आ सकता है कि जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इधर आ रहा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से यही डिविडेंड माइनस करके ले जाएं, क्योंकि पता है इतना डिविडेंड आपने बांट देना है। लेकिन कल हमने पढ़ा था डिविडेंड की पोस्टिंग भी वहां पे है, तो कुछ मूवमेंट्स खास है इक्विटी के लिए जिनको रखना ही इक्विटी के अंदर है। ओके ये कहां जाएगा बैलेंस शीट में चला गया, वो देखें 1725। ये कहां जाएगा 115 प्रॉफिट एंड लॉस में, ये देखें 69 29 17। दूसरा फैक्ट ना सोचिए कमर्शियल एब्सेंट, वो बिल्डिंग में डायरेक्ट बस बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दी। ये कहां जाएगा उससे, इसको ग्रॉस लेके जाना है, कितना 240। फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए यूजर को शो करना है 15 की जनरल एंट्री, 15 की सिर्फ डबल एंट्री है, बाकी सबकी सिंगल एंट्री।
जी, सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अब आपने एक छोटा सा सवाल करना है, प्रैक्टिस का क्वेश्चन 18 होमवर्क में, प्रैक्टिस का क्वेश्चन 18, उसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट है स्टार्ट ऑफ ईयर इवैल्यूएशन की, तो स्टार्ट ऑफ ईयर इवैल्यूएशन रिवाइज हो जाएगी, सिर्फ इसमें ये एडजस्टमेंट है एक, जरूर कीजिएगा। 15-20 मिनट में फाइनल अकाउंट का सवाल हो जाएगा, लेकिन पूरी प्रेजेंटेशन समझ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 2, ये लास्ट क्लास में क्यों नहीं तीसरी एंट्री हुई थी, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, उसमें रिवैल्यूएशन कब हो रही थी, ईयर एंड के ऊपर हो रही थी। लास्ट क्लास में मैंने 3 फिगर सर्कल की थी, सिर्फ ये फिगर सर्कल की थी, ये फिगर सर्कल की थी और ये की थी, क्योंकि सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट ही नहीं हो रहा था। फोकस कीजिएगा, घर जाके स्टार्ट ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन को भी रिवाइज कीजिएगा, ये जो बातें हो रही होती हैं इन पे फोकस किया करें, और घर जाके जो है टाइम में जाया किया करें। आने वाले दिनों में जब नए टॉपिक्स शुरू होंगे तो फिर इन टॉपिक्स की रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलना आपको। ओके, प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी, ट्रायल से पकड़े प्लांट की कॉस्ट 12104 और ओपनिंग कंडीशन 670। जी, डबल एंट्री करा दें आप डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन कहां जानी है, कैसे, क्यों, कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों जानी है डेप्रिसिएशन, बोले ना, वजह बताएं। क्योंकि प्लांट है, प्लांट के बारे में सवाल खामोश है। पॉइंट 1 में कोई ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ऑल एसेट डेप्रिसिएशन इज टू बी, नहीं, पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ है, बस सिंपल लिखा हुआ है 60% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज एलोकेटेड। तो एलोकेशंस ऊपर वाली सबके लिए हैं या सिर्फ बिल्डिंग के लिए, और वैसे भी लिखी भी पॉइंट 1 में ही नहीं थी। पिछले सवाल में ऑल लिखा हुआ था, इस सवाल में ऑल नहीं लिखा हुआ, और प्लांट का बताया नहीं हो तो प्लांट को डेप्रिशिएट आप कॉस्ट ऑफ सेल में करेंगे। जी, डेप्रिसिएशन प्लांट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करना है, तो ओपनिंग कॉस्ट बताएं ट्रायल के मुंह से। ओपनिंग कंप्लीट डेप्रिसिएशन 670 इंटू 20%, डेप्रिसिएशन डेबिट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इट्स ओवर। छोड़ दें। ओके, नेक्स्ट। On 31 March 15, MPL made a bonus issue of 1 share for every 6 shares held. The issue has not been recorded in the books of accounts. Issue record नहीं हुआ। वजह आपको कल क्या बताई थी, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर्स प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट हुए, पैसे ना आए ना गए, तो ऐसी सूरत में अकाउंटेंट मिसअंडरस्टैंड कर जाता है ट्रांजैक्शन को, और अकाउंटेंट को समझ नहीं आती तो एंट्री ही करना भूल जाते हैं, क्योंकि कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको पता है कल आपको लिखवाया था पॉइंट 3 में नो कैश इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए अकाउंटेंट टोटली मिस्ड द ट्रांजैक्शन।
जी ये वर्किंग नहीं है, ये बस करनी है आपने, नई वर्किंग खोल लें। वर्किंग 7 पेपर में अवॉइड कीजिएगा ये वर्किंग। बोनस शेयर जी, परसेंटेज बता दें जी, 16 पॉइंट ओके। जैसे कई दफा जवाब नहीं आता 33.333333 तो 33% करते हैं तो सही जवाब नहीं आता, 33.333333 लिखते हैं तो सही राउंड जवाब आ जाते हैं, बस इसलिए किया और कोई मकसद नहीं है जी। बोनस के निकालने का तरीका क्या बताया था आपको, याद है? मैंने कहता है शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा देंगे, बोनस कैपिटल निकल आएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगाने से बोनस शेयर निकलते हैं या प्रॉफिट पे परसेंटेज लगाने से? शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगाने से बोनस शेयर निकलते हैं जी। शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगवाएं। शेयर कैपिटल आपको इन सवालों में ट्रायल में गिवन होगा, ट्रायल में जाके देखें शेयर कैपिटल कितना है। ₹12, सिर्फ 12 ₹1200 मिलियन इंटू 16.6667% इज इक्वल टू 200। जवाब राउंड आ गया, ₹200 मिलियन। अच्छा, ये राइट शेयर नहीं है कि लंबा चौड़ा काम करना पड़े, एंट्री कल वाली लिखवा दें, ये सारा काम नहीं करना पेपर में जी। एंट्री लिखवा दें कल वाली, ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं पैसे नहीं दे रहे, शेयर दे रहे हैं। ये पोस्ट कहाँ होंगी? प्रॉफिट्स में से कम करके जी, 200। ये जनरल एंट्री होगी। बोनस डिविडेंड, इधर देखें पेपर में क्या करना है, पेपर में सारे की जगह इधर ही 1200 ज़रब 1/6 भी कर सकते हैं वैसे, 1200 ज़रब 1/6, ये भी तो सही है ना। अगर आपने 16 करके देखें, 1200 ज़रब 1/6, 1/6 नहीं करना तो 16.67। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको पेज पे लिखवा दिया था, ऑलवेज कन्वर्ट इट इन परसेंटेज जी। कितना? पेपर में ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन अब वर्किंग 7 मैंने लिख दिया, इसलिए आपने भी नोट कर लिया कि वर्किंग 8 अब मैं अगला रेफरेंस दूंगा। जी भाई, कुछ हजरात तो कल वाली बात को भी सोच रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। ये कल मैंने 2 क्लासिफिकेशंस बताई थी, 2 बताई थी टाइम के एतबार से और 2 बताई थी मैंने नेचर के एतबार से जी। कंपनी के पास अगर पैसे पड़े होते हैं, कंपनी कहती है थोड़े से पैसे ले लो। अगर शेयर पड़े होते हैं, अगर पैसे नहीं पड़े होते तो फिर कंपनी कहती है थोड़े से शेयर ले लो। अब बताएं इधर कंपनी क्या कह रही है, पैसे ले लो या शेयर ले लो? शेयर ले लें की एंट्री कल आपको करा दी थी। दूसरा सवाल मेरा, प्रोबेबली डेट्स पढ़ के, मुझे कंफर्म नहीं है, प्रोबेबली डेट्स पढ़ के बता दें ये कौन सा डिविडेंड है जो अनाउंस किया जा रहा होगा। टाइम के एतबार से आपको क्या लग रहा है, टाइम के एतबार से आपको क्या लग रहा है, मुझे बताएं। हमारा साल का बेंड हो रहा है 31/12/2015। अच्छा, ये डिविडेंड कब दिया है? 31 मार्च 2015, यानी पिछले साल के 3 महीने बाद दे दिया। आपको पता है कंपनी लॉ में शायद लिखा हुआ है कितने महीने के अंदर आपने अकाउंट्स जमा करवाने होते हैं, तो वो शायद पिछले साल के अकाउंट्स जमा करवा रहे होंगे, उस दौरान डिविडेंड अनाउंस कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये फाइनल है 14
का। सवाल में लिखा नहीं हुआ, लेकिन कल कला को लिख दे तो आप लिख सकते हैं। तो लिखें प्रोबेबली फाइनल है 14 का, प्रोबेबली इट इज फाइनल ऑफ 14। कल की क्लास से लिंक करें ना बात को। टाइम के एतबार से भी हमने थोड़ा सी गाइडेंस दे दी, ये पहली गाइडेंस होगी टाइम के एतबार से। और नेचर के एतबार से ये कौन सा डिविडेंड है? नेचर के एतबार से बोनस, और टाइम के एतबार से फाइनल। ओके आगे जी बिल्कुल। मैंने ट्रायल से अभी तक कोई फिगर नहीं उठाई। जिस वक्त मैं ट्रायल उठाऊंगा उस वक्त ट्रायल से सारे फिगर्स उठा लूंगा। एक ये तरीका होता है पूरा ट्रायल पहले पोस्ट कर दें फिर सवाल शुरू करें। एक ये तरीका होता है फॉर्मेट खोल के एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर दें फिर उसके बाद ट्रायल से फिगर्स उठाएं। ट्रायल से मजबूरन किसी फिगर की जरूरत पड़ती है, मैं जाता हूं, वरना भी नहीं उठा रहा मैं। चलें जी। राइट शेयर्स वाज इशूड ऑन यकम सितंबर 2015 एट ₹12 पर शेयर। जी अब जरूरत पड़ी है, ऊपर जाके देख लें। इससे पहले कि मैं अगली एंट्री करूं, मुझे ओपनिंग्स बता दें ट्रायल में जाके। शेयर कैपिटल कितना है? 1200। शेयर प्रीमियम 0, रिटेन्ड अर्निंग 510, रिलेशन सरप्लस 0। ओके जी अब मुझे बता दें, इधर देखें, ये यकम जनवरी 15 है, ये मार्च है। अब अगर अगली शेयर ट्रांजैक्शन सितंबर में हो रही है तो फिर 1200 पे करेंगे अगली शेयर ट्रांजैक्शन, या 1200 जमा 200 पे? 1200 जमा 200। ओके लिखें पॉइंट 4 में। अच्छा कल कितने % राइट शेयर इशू किए थे? 20%। तो लिखें राइट शेयर परसेंटेज इज मिसिंग टुडे। राइट शेयर परसेंटेज इज मिसिंग टुडे। कल के सवाल के आज राइट शेयर की परसेंटेज मिसिंग है। ओके राइट शेयर्स कल 3 चीजें मैंने लिखी थी, लेकिन मेरे ख्याल से 3 चीजों की जरूरत नहीं होगी। मैं वैसे ही आपके फॉर्मेट के लिए लिख रहा हूं। किसी को याद हो यहां क्या लिखा था? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू इज इक्वल टू ₹1200 जमा 200 इज इक्वल टू ₹1400। 1400 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 140 मिलियन शेयर्स। कितने लोगों को याद आ रही है बात? पहले से कितना सरमाया था? 1200, और कितना सरमाया? 200। टोटल कैपिटल का बैलेंस हमारे पास कितने मिलियन शेयर्स है? 140 मिलियन शेयर्स। नंबर 2 न्यू शेयर्स, ये जिनको कह सकते हैं राइट शेयर्स, ये मिसिंग है आज। कल क्या दिया हुआ था? 20% दिया हुआ था कि वी हैव डिसाइडेड टू इशू 20% राइट शेयर्स। आज परसेंटेज मिसिंग है। क्लियर? जनरल एंट्री क्या की थी? कैश डेबिट, बस ठीक है। शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू कितनी आ रही है? 10। बिल्कुल कल वाले पैटर्न पे चल रहे हैं हम। 12, 10 और 2। ओके ये गिवन है, ये गिवन है, माने ना माने, ये ट्रायल की क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है।
राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन है, रिसीव्ड ये वाली फिगर गिवन है, कितनी है 420, 420 डिवाइड बाय 12, यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स 35 million, 35 million shares, 35 million shares, received given था ना, received given था, you can calculate 35 million shares. This is awesome. Balancing 420 डिवाइड बाय 12 35, समझ आई बात। 420 मिलियन का सरमाया आया ना, ये कैपिटल था, प्रीमियम था या रिसीव्ड लिखा हुआ था, कल याद है रिसीव्ड की ये फिगर थी, ये आ गया। अब आपको याद है यही 35 मिलियन यहां और यहां भी लिखा था, ठीक है। नए शेयर कितने इशू किए हमने 35 मिलियन, तो यही वाला 35 ले आए इधर, और ये 35 कहां से आया, ये स्टेप 3 से आया, ये स्टेप 3 से आया, ऐसे ही मैंने लिखा। अब इसका फायदा कोई नहीं वैसे, लेकिन पैटर्न सेम रहा है जी। बोलें 370, मजा आया, मजा आया। ये जो लाइन आपने लिखी थी ना, आपने अंडरलाइन कर ली कि नंबर ऑफ राइट शेयर्स आर मिसिंग या परसेंटेज ऑफ राइट शेयर्स इज मिसिंग। अच्छा, कभी नंबर भी दिए हो सकते हैं, नंबर भी 35 मिलियन शेयर इशू किए, राइट, फिर तो बहुत ही आसानी हो जाती, फिर तो बहुत ही आसानी हो जाती। ठीक है, छुट्टी करने वाले सामा भाई, कल कैसी रही छुट्टी, एंजॉय किया? जबरदस्त। लिखें, रिसीव्ड अमाउंट से हमने नंबर ऑफ राइट शेयर खुद ही निकाल लिए, रिसीव्ड अमाउंट से हमने नंबर ऑफ राइट शेयर खुद ही निकाल लिए। अगर आप ज्यादा डिस्टर्ब ना हो तो मैं आपको बता दूं 25% राइट शेयर इशू किए हैं। कल याद है ये मल्टीप्लाइड बाय 20% करके ये निकाला था, तो 35 डिवाइडेड बाय 140, 35 डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू 25%। ये बात कितने को समझ आ गई? कल क्या किया था, कल सीधा चले थे 140 मल्टीप्लाइड बाय, मैंने कहा था 100% दिया, आपने कहा नहीं 100% नहीं दिया, डबल नहीं करना चाह रहे, थोड़े से शेयर इशू करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा सरमाया चाहिए था, तो 140 पहले से थे, 35 हमने और देना चाहे, तो 35 डिवाइडेड बाय 140 कितने परसेंट और देना चाहे? कल मैं कोशिश करूंगा राइट इशू की आपको प्रैक्टिस दे दूं, 2-3 सवाल छोटे छोटे, ताकि ये राइट इशू की तरह प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन ये काम जरूर करना है अब आपने जाके, कल वाली एडजस्टमेंट और इस वाली एडजस्टमेंट को 2-3 दफा करना है। कल परसेंटेज गिवन थी, परसेंटेज वाली सीधी सीधी करेंगे, बात समझ आ जाएगी, फिर ये करेंगे, बात समझ आ जाएगी। अच्छा जी भाई, कैश आया होगा, मस्ट आया, अकाउंटेंट ने एंट्री की होगी, नहीं की होगी? की होगी। इधर ऊपर जाके नजर मारें,
अकाउंटेंट ने एंट्री ट्रायल में नजर मारे, अकाउंटेंट ने एंट्री करके क्रेडिट कुछ किया हुआ है, क्रेडिट इससे होना चाहिए था या शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम लिखे उसके जाके इसकी बजाय शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट होना चाहिए। राइट सबमिशन रिसीव जहां क्रेडिट हुआ है ना, इसकी बजाय शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट होना चाहिए। जी रेक्टिफाइंग एंट्री बता दें आप। राइट सब्सक्रिप्शन रिसीट क्रेडिट पे पड़ा हुआ है, इसे डेबिट मार दें, इसे डेबिट मार दें। डेबिट मींस माइनस उतना करके इसे जीरो पे ले आए, जितना पड़ा हुआ है उसे माइनस कर दें, इसे डेबिट मार दें, जितना पड़ा हुआ है उसे माइनस करके जीरो पे ले आए। ये डेबिट हो गया, ये खत्म हो गया, ये डेबिट हो गया। इसकी जगह क्रेडिट क्या करें आप, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। बोनस के बाद हुआ है राइट इशू जी, कितना रोजाना चीजें करके आया करें, अगले दिन से लिंक होती हैं। जी करें जी 0.5। ये रिवाइज करा दें। पहला स्टेप क्या हुआ करेगा, बिफोर राइट इशू से पहले कितने थे। दूसरा न्यू, कभी परसेंटेज गिवन होगी, कभी क्वांटिटी गिवन होगी, कभी कुछ भी नहीं गिवन होगा, अमाउंट से क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। और नंबर 3 जर्नल एंट्री। लिख लें स्टेप 1 बिफोर न्यू जर्नल एंट्री, बिफोर न्यू जर्नल एंट्री। ये 3 स्टेप्स होंगे। फिगर्स ये 3 स्टेप्स आपने लिखने, फिगर्स इंशाल्लाह खुद ही पता चल जाया करेंगी। बिफोर न्यू जर्नल एंट्री। ओके चलें जी, ट्रायल में जाएं, लोन ढूंढें, इंटरेस्ट ढूंढें, उसके बाद आए 0.5 में और इंटरेस्ट की एंट्री करा दें। ओके द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन इज पेबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एंड जनवरी। बिल्कुल ये उसी तरह का सवाल है जिस तरह मैंने आपको लिखवाया था पिछले सवाल में। कहते हैं ये जुलाई और जनवरी में हम इंटरेस्ट दिया करेंगे।
और वो भी फर्स्ट डे को। नो accrual has been made for interest which is payable on यकम जनवरी 16। ओके जी, मुझे पहली लाइन पढ़ के बताएं। ये हमारा साल है, यकम जनवरी 15, 31/12/15, ये 30/6/15। पहली लाइन पढ़े। Interest on loan is payable on 1st July and 1st January। जनवरी से जून का, हम यहां खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं, जनवरी से जून का यकम जुलाई को पे हो चुका है। क्या एंट्री कर दी होगी? इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। क्या एंट्री कर दी होगी? इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। कैलकुलेटर पकड़ें। लोन की अमाउंट 1600, रेट उधर ही लिखा हुआ है 12%, लेकिन 6 महीने का पे किया होगा, इंटू 6/12 96। ट्रायल के मुंह पे आए, फाइनेंस कॉस्ट ढूंढें, 210 ब्रैकेट में लिखें। इसमें 96 इंटरेस्ट है पहले 6 महीने का, फर्स्ट 6 मंथ्स इंटरेस्ट 96, इंग्लिश में लिख लें, फर्स्ट 6 मंथ इंटरेस्ट 96 एंड रिमेनिंग, बाकी क्या होगा इस 210 में? बाकी वो जो आखिरी 6 महीने का भी 96 इसमें होगा। सोच लें, वो तो उसने अगले सफे पे एंट्री लिखी हुई है, नो एक्रूवल हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर, उसकी तो एंट्री नहीं हुई, तो इसमें बाकी लिख लें अदर फाइनेंस कॉस्ट होंगी। अदर फाइनेंस कॉस्ट, अदर फाइनेंस कॉस्ट क्या होती हैं वो सुन लें। हो सकता है हमने बैंक चार्जेस पे किए हो सकता है हमने बैंक कमीशन पे किया हो सकता है अदर फाइनेंस चार्जेस के अंदर जो है वो हमने कोई बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हो, उस पर छोटा मोटा लोन पे किया हो, लोन लॉन्ग टर्म के अलावा कोई और फाइनेंस चार्जेस हो हमारे, तो देयर कैन बी नंबर ऑफ फाइनेंस चार्जेस। अच्छा, मैं इसको ज्यादा अच्छा ट्रायल नहीं कहूंगा, पिछले सवाल में ज्यादा अच्छा ट्रायल दिया हुआ था। निकालें जरा पिछला सवाल आगे निकलेगा। आगे जाएं, आगे जाकर आखिरी सफे पे देखें, जब आपने लोन पे रेट लगाया था और 6/12 लगाया था ना, तो एग्जैक्ट 1500 थी, एग्जैक्ट 1500 आया था। क्यों एग्जैक्ट 1500 आया था? इसकी वजह सुन लें, क्योंकि ट्रायल के लफ्ज को अंडरलाइन करें, इंटरेस्ट लिखा हुआ था या फाइनेंस चार्जेस लिखा हुआ था, इंटरेस्ट, और इधर आए लफ्ज क्या लिखा हुआ है? फाइनेंस चार्जेस इज अ ब्रॉड वर्ड, it does not include interest, it may include other transactions with bank as well। तो लफ्ज ब्रॉडर है, जब लफ्ज ब्रॉडर है तो आप ट्रायल के मुंह पे जाके अगर 96 ढूंढ रहे हैं तो भाई लफ्ज आप फाइनेंस चार्जेस पढ़े हैं, हाउ कैन यू फाइंड 96? इसमें कुछ और भी फाइनेंस चार्जेस पड़े होंगे। बहरहाल ये तो ट्रायल का 210 है, हमें इससे क्या करना? अगर आप ज्यादा जिद करें तो ठीक है, ट्रायल में आने वाली फिगर को एक दफा लिख लेते हैं, वो हमने पढ़ा हुआ है इसके अंदर, इंट्रो के अंदर भी, ट्रायल के अंदर आने वाली फिगर को एक दफा लिख लेते हैं, लेकिन मुझे जो फुल स्टॉप के बाद वाली चीज है उसकी एंट्री लिखवाएं। नो एक्रूवल हैज बीन मेड फॉर इंटरेस्ट पेबल ऑन, अच्छा मुझे बताएं यकम जनवरी 16 को किस अरसे का इंटरेस्ट पेबल करना है? पहले आगे लिख लें, किताब पे लिखें, फ्रॉम यकम पीरियड यकम जुलाई 15 से 31/12/15 का पीरियड इज यकम जुलाई 15 से 31/12/15 का। ओके जी, अब नो एक्रूवल हैज बीन मेड की एंट्री बता दें। नो एक्रूवल हैज बीन मेड, इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट लिख लें जी, इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट। इंटरेस्ट of last 6 months loan into
6/12. इंटरेस्ट डेबिट करंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन जी। अगर नो एक्रूअल वाली लाइन ना लिखी होती तो भी हम कंफर्म होते कि अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं की और हम एंट्री करते। हाँ, अगर नो एक्रूअल वाली लाइन ना लिखी होती और ट्रायल के फेस पर पेएबल नजर आ रहा होता 96 का, तो फिर हम एंट्री उसकी बिल्कुल ना करते, क्योंकि अगर पेएबल नजर आ रहा है तो फिर पेएबल क्रेडिट होके कहीं ना कहीं ट्रायल में फाइनेंस कॉस्ट में वो डेबिट भी हो चुका हुआ है। जी, point 6 will take time. That's why I am currently leaving it. Point 7 आप कर दें जल्दी से खुद ही। Point 7 की आपको पहले दिन प्रैक्टिस करा दी थी। हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 122 हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 2 पे आपको प्रैक्टिस करवा दी भी है। मेरे ख्याल से खोले बगैर आप करें, पेज नंबर 2 क्या खोलना है। अगर एडजस्टमेंट समझ ना आ रही हो तो पेज नंबर 2 खोल लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 2, डीटीएल का अकाउंट बना लें और वो सीटी की जर्नल एंट्री कर दें। क्या चीज जी, टाइमिंग डिफरेंस किसे कहते हैं, परमानेंट या टेम्परेरी को कहना चाहिए। चले मैं आपको मिसाल देता हूं, आपने फिर मुझे बताना है टाइमिंग डिफरेंस का लफ्ज परमानेंट के लिए यूज हुआ है या टेम्परेरी के लिए। हम अभी डिप्रिशिएट कर लेते हैं जरा ज्यादा रेट पे, टैक्स वाले थोड़े कम रेट पे डिप्रिशिएट कर लेंगे। ये कौन सा डिफरेंस है, टेम्परेरी डिफरेंस, बल्कि टाइमिंग का डिफरेंस है बस। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम माफ है, हम इनकम में डाल देते हैं, टैक्स वाले थोड़े टाइम के बाद इनकम में डाल देंगे कभी, तो ये टाइमिंग डिफरेंस तो नहीं है, इसको टेम्परेरी तो नहीं कह सकते। टाइमिंग टेम्परेरी का दूसरा नाम है। टाइमिंग का फर्क, और मिसालें ले लें, डाउटफुल डेट का खर्चा अभी रिकॉर्ड कर लो, टैक्स वाले तब रिकॉर्ड कर लेंगे जब एक्चुअली लेके भागेगा, टाइमिंग डिफरेंस। Timing difference is another name of temporary difference. जी, the tax charge for the current year after making all related adjustments को अंडरलाइन करें। इसका मतलब होता है वो जो अकाउंटिंग डेप्शन ऐड, टैक्स डेप्शन लेस, ग्रेचुटी एक्सपेंस ऐड, ग्रेचुटी पेड लेस, इसी तरह प्रोविजन फॉर वारंटी ऐड, कैश पेड लेस, वो सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। टैक्स चार्ज जीसीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से, और करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट कितने से। लेकिन मेरे भाई इसका अच्छा नाम लिखा करें, प्रोविजन फॉर टैक्स। नेक्स्ट,
डीटीएल का ब्रॉड डाउन पहले बता दें। ये कम अच्छा, इस फिगर पे रेट लगा होता है या लगाना होता है? ये डीटीएल का ब्रॉड डाउन है, रेट लगा होता है, ये टीटीडी नहीं है। अच्छा जी, द टाइमिंग डिफरेंसेस रिलेटेड टू टैक्सेशन आर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80 मिलियन ओवर लास्ट ईयर। पिछले साल की बनिस्बत इस साल टाइमिंग डिफरेंस बढ़ गए हैं। ओके जी, मुझे बताएं, ये मेरे ख्याल से सिनेरियो 3 हमने पढ़ा था हैंड रिटन नोट्स में पेज नंबर 2 के ऊपर। सिनेरियो 3, इस साल टाइमिंग डिफरेंस पिछले साल की बनिस्बत बढ़ गए हैं। अब आप मुझे बता दें, रोजाना वाली चीजें रोजाना किया करें। इस साल टाइमिंग डिफरेंस पिछले साल की बनिस्बत बढ़ गए हैं। अब आप मुझे बता दें, इस 80 पे जब रेट लगाएंगे तो DTE आएगा या कैरी डाउन आएगा? DTE आएगा। क्या ये पिछले साल और इस साल के टाइमिंग डिफरेंसेस का डिफरेंस है या ये क्लोजिंग के लिए डेटा दे रहा है? अगर एक लाइन लिखी होती है ना, द टाइमिंग डिफरेंस एज ऑन ईयर एंड आर 80, फिर क्या करते? 80 पे डायरेक्ट रेट लगा देते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है? टाइमिंग डिफरेंस एज ऑन या दोज इंक्रीज्ड ओवर लास्ट ईयर? इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर। अगर इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर का लफ्ज लिखा होगा तो ये DTE की फिगर देगा या कैरी डाउन की फिगर देगा? ओवर लास्ट ईयर, पिछले साल की बनिस्बत बढ़ गए हैं। ओके अच्छा, कैन यू टेल मी कि ओपनिंग की नेचर क्या थी? लायबिलिटी थी या एसेट थी? लायबिलिटी थी। और लायबिलिटी के वालिद का नाम क्या होता है? मैंने आपको कहा था TTD प्रोड्यूस DTL, देन व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ DTL? TTD। अब आप मुझे बता दें, टाइमिंग डिफरेंसेस यानी ये वाले डिफरेंसेस इंक्रीज्ड बाय 80 ओवर, it means if TTD has increased then it means that DTL has increased। अब आप बता दें, अगर DTL बढ़ गया है तो DTL इंक्रीज करने के लिए, लायबिलिटी को क्रेडिट करने के लिए कौन सी साइड, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सी साइड यूज होगी? क्रेडिट साइड यूज होगी। दैट्स व्हाई TTE विल बी शोन एट, मैंने आपको 4 चीजें लिखवाई थी इधर, 1 2 3 4, उसमें मैंने कहा था लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट साइड इफेक्ट होती है। DTE, लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट साइड इफेक्ट होती है। 80 के ऊपर रेट लगाएं जी, हाथ खड़ा करें कितने लोग इसी नतीजे पे पहुंचे थे? टाइमिंग डिफरेंसेस इंक्रीज्ड ओवर। अच्छा, ओपनिंग की नेचर ना पता होती ना, फंस जाना था हमने। ओपनिंग की नेचर पे डिपेंडेंट है। ओपनिंग की नेचर क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी के बाप का नाम? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पिछले साल की बनिस्बत इस साल कितने से बढ़ गया? अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 80 से बढ़ा तो कौन बढ़ा? DTL 80 से बढ़ा? नहीं, DTL तो 80 से नहीं बढ़ा, DTL रेट लगेगा। TTD और DTL में क्या फर्क है? एक पे रेट लगा होता है, दूसरे पे रेट नहीं लगा होता। तो टाइमिंग अगर लिखा होता टाइमिंग डिफरेंसेस डिक्रीज्ड ओवर लास्ट ईयर, तो फिर लायबिलिटी बढ़ती या लायबिलिटी ओपनिंग वाली कम होती? फिर कम होती तो इधर आता। लायबिलिटी बढ़ने के लिए साइड बता दें, लिखें थोड़ी सी जरा उर्दू। ओपनिंग DTL है, मींस TTD है। ओपनिंग DTL है मींस TTD है। एक ही मतलब है ना, ओपनिंग DTL है मींस TTD है। सवाल के मुताबिक डिफरेंस यानी TTD बढ़ गया है, लिख लें कुछ नहीं होता।
सवाल के मुताबिक डिफरेंस, कितनों को फील होता है कि सिर्फ मुझे ही कहा जा रहा है, जैसे ये टच आना चाहिए आपके अंदर। सवाल के मुताबिक डिफरेंस यानी टीटीडी बढ़ गया है। तो जाहिरी बात है टीटीडी से डीटीएल बढ़ जाएगा। तो जाहिरी बात है, अब जाहिर का जे देख ले कौन सा वाला ये लोग लिख रहे हैं। तो जाहिरी बात है टीटीडी बढ़ने से डीटीएल बढ़ जाएगा। लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट साइड पे अकाउंट के आएगा। लायबिलिटी बढ़ना अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। जी, मुझे ये साबित करें कि ये डीटीई है, कैरेट डाउन नहीं है। ये जो 80 पे मैंने रेट लगा के निकाला है, इंक्रीज ओवर। दूसरा ये साबित करें कि क्रेडिट साइड क्यों यूज हो रही है, क्योंकि ओपनिंग भी लायबिलिटी थी। कह रहे हैं इंक्रीज लायबिलिटी, इंक्रीज के लिए साइड क्रेडिट साइड। जी 31, 12, 15 कैरे डाउन। क्लियर? टाइम है, जल्दी तो नहीं? ओके। क्रॉस चेक, आप लोगों ने चेक क्यू वाला लिखना था, मैंने इसलिए लिख दिया। क्रॉस चेक, DTL एज ऑन 31/12/2014 रिवर्स वर्किंग करने लगा हूं। 22 कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स। पिछले साल का कैरी डाउन बताएं, पिछले साल का। अटेंटिव रहें। अब पिछले साल का कैरी डाउन 22। तुम कौन हो? मैं डीटीएल हूं। कैसे पता चला? मैं ट्रायल के क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है। तुम्हारे बाप का नाम? टीटीडी। निकालें टीटीडी, निकालें। 22 डिवाइडेड बाय कितने परसेंट है? 22 डिवाइडेड बाय 35 ज़रब 100, 62.85। अच्छा चलें, जो भी है। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, टाइमिंग डिफरेंसेस इंक्रीज्ड ओवर लास्ट ईयर बाय 80। ये लिखा हुआ सवाल में, बढ़ाएं 80 से 142.85। क्या हुआ बाप को? वालिद साहब बढ़ गए 80 से, कद बढ़ गया 80 से बढ़ गए। तुम्हारे पे भी फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, मेरे पे भी फर्क पड़ेगा। वालिद साहब बड़े हो रहे हैं, मैं भी बड़ा हो रहा हूं। इस पे लगाएं 35%, 50। व्हाट इज दिस? DTL 50। ये बैलेंसिंग नहीं निकाला हमने, ये बैलेंसिंग नहीं निकाला हमने, ये हमने वर्किंग से निकाला है। तो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। कहते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस इस साल पिछले साल की बनिस्बत बढ़ गए। ये रिवर्स वर्किंग होती है। इसलिए पूछा था, टाइम है आपके पास। अब ना इंग्लिश को सवाल की घर में ना जाके बार बार पढ़ना है। अब अगर आप चाहते हैं और प्रैक्टिस हो तो ज्यादा सवालों या ज्यादा किताबों की तरफ मूव नहीं करना। इसी एडजस्टमेंट को आपने इससे पढ़ के देखने के, अगर डिक्रीज बाय लिखा होता क्या होता, अगर ओपनिंग डेफर टैक्स होता क्या होता। इससे आपकी थिंकिंग बढ़ेगी और पेपर में टाइम सेव कर सकेंगे आप। ये स्किल डेवलप करें।
ओके, ओके, 0.6 यहां पे लिख लीजिएगा ना ऐसे 80 से बढ़ गया। ओके, पोस्टिंग करा दें इसकी, पोस्टिंग। हर लायबिलिटी अकाउंट कभी कभी क्रेडिटर जैसा लगता है। ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग। परचेजेस कहाँ जाती हैं? आपको ये कहेगा नहीं जी डीटी इधर भी आता है, फिर आपको क्रेडिटर जैसा क्यों लगता है? हाँ बिल्कुल, परचेज रिटर्न भी तो आती है इधर। ओके, अच्छा जी, तो ये परचेजेस जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो डीटी भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और क्लोजिंग क्रेडिटर का जाता है बैलेंस शीट में, तो ये भी जाएगा बैलेंस शीट में जी। डीटीएल क्रेडिट, डीटी डेबिट। डेबिट के लिए नेगेटिव साइन 28, वर्किंग नंबर कौन सी? 9, और डीटीएल वर्किंग नंबर। इसकी डबल एंट्री नहीं करनी, जिसका टी अकाउंट बन जाए तो पोस्टिंग करनी है बस, डबल एंट्री की जरूरत नहीं। देख लें, डीटीएल डेबिट, डीटी क्रेडिट, सॉरी डीटीएल क्रेडिट, डीटी डेबिट। डेबिट एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, और ये कैरी डाउन 50। वर्किंग 1 तुम भी जाओ, सबने जाना है, आपके साथ रहने भी चले जाना है एक दिन, 2-4 दिन घर वाले रोएंगे, फिर इसी तरह उनकी रूटीन दोबारा अपनी नॉर्मल हो जाएगी। फिर ये सोचेगा घर वाले मुझे फजर के लिए क्यों नहीं उठाते थे, खुद उठ जाते थे। ओके, पॉइंट नंबर 6, एमपीएल ऑपरेट्स ये अकाउंट है फिक्स्ड एसेट का, ब्रॉट डाउन, कैश, डेप्रिसिएशन, कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन कैरी डाउन को छोड़ें, आपका क्या ख्याल है, हट के एक बात कर रहा हूं, आपका क्या ख्याल है कि इस अकाउंट में अकाउंटेंट क्या चीज भूल जाएगा? डेप्रिसिएशन। एडिशन क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? कैश इन्वॉल्व हो रहा है। तो अक्सर इंट्रो और रेफर 1 के फाइनल अकाउंट के सवालों में अदर इंफॉर्मेशन में दिया होता था डेप्रिसिएशन रेट इज इतने, तो डेप्रिसिएशन हमें खुद निकालनी पड़ती थी। तो अक्सर अकाउंटेंट ऐसे अकाउंट जिसमें 2 चीजें आ रही हों और उनमें से एक कैश वाली हो, दूसरी ऐसी हो जो नॉन कैश हो,
तो नॉन कैश को भूल जाता है, कैश को रिकॉर्ड कर देता है। अब हम करेंगे क्या, अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, ये किया होगा, अकाउंटेंट ने ये किया होगा ना, अकाउंटेंट बड़ा खुशी खुशी अकाउंट बना के चला गया होगा, ब्रॉट डाउन एडिशन कैरिड डाउन। ये अकाउंटेंट का गलत वाला अकाउंट होगा, हम इसे रेक्टिफाई कैसे कर देंगे, बोलो ना, हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे। ओए थले आ, ओए इत्थे आ, शर्म नहीं आती, चल खलो जी। इसको इधर बुला लेंगे, इसको इधर बुला के डेप्रिशिएट कर देंगे और ये कैरी डाउन आ जाएगा। क्लियर। ये वाला कैरी डाउन कहां आ रहा होगा, ट्रायल में। इस कैरी डाउन को हम क्या कहेंगे, रॉन्ग रॉन्ग अनएडजस्टेड, अनएडजस्टेड कहेंगे। ये अनएडजस्टेड है, इसमें एडजस्टमेंट पोस्ट करेंगे। ये कहां चला जाएगा, कैरी डाउन बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ऐसे डब्बा सा बना के ना ऊपर लिखें, अकाउंटेंट डेप्शन रिकॉर्ड करना भूल गया। तो ये कौन सा अकाउंट अकाउंटेंट ने बनाया है, ये वाला। इसमें क्या पड़ी हुई है, एडिशन। क्या नहीं पड़ी हुई वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं। ऊपर लिखें अकाउंटेंट डेप्शन रिकॉर्ड करना भूल गया। दस जमा 5 15, 15 माइनस 1 14। डेप्रिसिएशन अब ना लिखें ऊपर वाले में, ऊपर वाले में डेप्रिसिएशन ना लिखें, अकाउंटेंट भूल गया रिकॉर्ड करना। रज के मोबाइल यूज कर रहे हैं तो रज के, अब देख भी नहीं रहा इधर। ओके, कैन यू टेल मी, सोच के जवाब देना है। कैन यू टेल मी कि ट्रायल में क्या नजर आ रहा होगा, 15। एक्सेलेंट। ट्रायल में क्या नजर आ रहा होगा, 15। और डेप्रिसिएशन की अमाउंट या रेट कहां दिया होगा, अदर इंफॉर्मेशन में। डेप्रिसिएशन अदर इंफॉर्मेशन में 1 दी होगी, तो डेप्रिसिएशन 1 की हम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर। ओके, जब अदर इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा होगा डेप्रिसिएशन इज येट नॉट रिकॉर्डेड, कुछ ना कुछ बताया होगा। बहरहाल इस वक्त मैंने आपको ये बात नहीं करनी थी, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट देना था कि जो अकाउंट ऐसा होता है जिसमें कैश भी हो नॉन कैश आइटम भी हो, तो कौन सा आइटम अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर देता है, कौन सा भूल जाता है। कैश वाला आइटम रिकॉर्ड कर देता है, नॉन कैश वाला आइटम भूल जाता है। MPL operates an unfunded gratuity scheme for all of its employees. Provision required as on 31 दिसंबर 15-23 जी। प्रोविजन का अकाउंट बनाते हैं। एज ऑन 31/12/15 कितनी है जी, 23। पढ़े दोबारा। प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर द ईयर या एज ऑन, ये एक्सपेंस की फिगर दे रहा है या क्लोजिंग दे रहा है। इस 23 मिलियन रुपीज 3 मिलियन वर पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट। क्या करें इसका, रुपीज 3 मिलियन वर पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट। रुपीज 3 मिलियन वर पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट। क्या करें इसका, डेबिट करें, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, बोलें करें, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। एंड क्रेडिटेड टू, कर चुका है,
और बिल्कुल सही एंट्री की है। 5 वॉज पेड एंड डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, पेपर में लिखा हुआ था। आपने साथ वाले को गोली मारी, इसका क्या करना है? उसने कहा सही किया हुआ है। अच्छा, पेपर में सवाल आया, एडिशन ऑफ 5 इज मेड एंड डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, मैं क्या करूं? कुछ कर देता हूं, मैं भी डेबिट कर देता हूं, देखी जाएगी। चल यार रशीद, डेबिट करिए। लूट मची हुई भाई। कभी कभी वो ओरिजिनल एंट्री लिख सकता है, मैं क्या करूं? उसने सही काम कर दिया है। अब पता नहीं बच्चे इस 3 को गले लगा लेते हैं, घर जाके जो है वो इसकी कुट मारते हैं। यार तेरा क्या करना है? मुझे नहीं समझ आ रही इस 3 का क्या करना है, आप मुझे बता दें क्या करना है। 3 वर पेड एंड डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट। किसी को याद है प्रोविजन अकाउंट में डेबिट साइड पे कैश आता था? अब ये मैं दोबारा डेबिट कर दूं? दोबारा कैसे मैं डेबिट कर सकता हूं? मेरी भी मजबूरी है, दोबारा कैसे डेबिट कर दूं? वो कहते हैं मैं डेबिट कर चुका हूं। आगे कॉस्ट ऑफ ग्रेजुएट एलोकेटेड टू इतने इतने इतने। अच्छा जी, ट्रायल में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? ट्रायल में कितना पड़ा हुआ है? 8। इस 8 तक पहुंचते हुए क्या डेबिट हो चुका है? इस 8 तक पहुंचते हुए क्या कम हो चुका है? 3 कम हो चुके हैं। अब 3 को कुछ करने की जरूरत नहीं। बैलेंसिंग, ये अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा, वजह क्या होगी? एक्सपेंस। अमाउंट बताएं। 15। बहुत से हजरात को ये एडजस्टमेंट समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं, कल 7:15 बजे आके सुबह 10 मिनट में दोबारा इस एडजस्टमेंट को समझा दूंगा। आई नो हमेशा ये सवाल कराता हूँ, एंड पे टाइम नहीं बचता होता, अगले दिन ही करवानी पड़ती है। बहुत से हजरात को ये एडजस्टमेंट समझ नहीं आई। इस एडजस्टमेंट पे टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सवाल का फेस खुला हुआ है इस वक्त, वो पता नहीं खुले ना खुले। पूरी पोस्टिंग्स हमने समझनी है तो 7 मिनट उसको दे देते हैं, इसको छोड़ें, इस एडजस्टमेंट को कल करेंगे। ये अकाउंट बना लें बस। चलें जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है 15। देखें इधर डीटीएल की तरह, डीटीएल के अकाउंट की तरह। ये एक्सपेंस है, ये कहां जाना है? इतना तो बता दें, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कैरी डाउन है, ये कहां जाना है? बैलेंस शीट। बस इतना सा कर दें, बाकी कल करते हैं। कल सुबह 7:15 बजे 7 वाला भी टाइम पे आ जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह उसके साथ ही ये सवाल करेंगे इंशाल्लाह। 23 फिक्रमंद हो गए कल टाइम पे आने के लिए। 15 को कहां डालने जी? कोई बेचारा 3 को यहां लिख देगा, एक आधा नंबर उसका कट जाएगा, एक्सपेंसेस में डालने के नंबर मिल जाएंगे। फिर भी ऐसे परेशान होते हैं कि एडजस्टमेंट समझ नहीं आई। 15 इंटू 60%, 9। 15 इंटू जी 15 इंटू जी 3। Now I have 5 minutes, so 2 मिनट आपने मुझे देने हैं, फिर 2 मिनट मैं आपको दूंगा। बाकी बैलेंसिंग। अच्छा जी, लैंड एंड बिल्डिंग पकड़े। लैंड ना आप नोट कुछ नहीं करना। लैंड कितनी? ये जरा बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है ट्रायल को पोस्ट करना। लैंड 200, ओहो बिल्डिंग 2000 की यहां लिख दी थी वर्किंग वन में। प्लांट 2104 ये लिख चुके हैं। स्टॉक डेटर कितने? 702 डेटर्स 702। स्टॉक 758। नोट ना करें। कैश एंड बैंक 354। कॉस्ट ऑफ सेल 1784। सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, कंट्रीब्यूशन ओपनिंग चला गया। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1200 चला गया। रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग 1200 चली गई। लॉन्ग टर्म लोन 1600। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का ब्रॉट डाउन एक दफा ट्रायल में, एक दफा नजर आएगा। डेफर टैक्स का ओपनिंग
यहां पे आ गया था 22। ट्रेड पेएबल, ट्रायल खोल सामने, ट्रेड पेएबल 544, राइट रिसीट फारिग होगी। रेवेन्यू भाई सबर सबर कर जाएं, कुछ नहीं होता। अकोमोडेशन का क्लोजिंग 950 3472। कॉस्ट ऑफ सेल जीपी दिखते नहीं, सिर्फ ऐसे मुंह ऊपर उठा के वन। अदर इनकम 0, 250 270। वर्किंग के रेफरेंस भी देनी है। पीबीटी 630 250। जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या 566। भाई इसके लिए आपका टाइम मांगा था, ये शो करना होता है आपको, ये शो करना होता है। नदी ये अलग नदी है, इसमें काला पानी है, इसमें लाल पानी है। ये नदियों को ले जाएं समंदर में, दरिया में, सॉरी, नदियों को ले जाएं दरिया में, दरिया से समंदर में गिरा दें। बस ये नदी है, चल नदी चलिए, चलो किथे लेके जान लगे हो। आपको हम पहले लेके जाएंगे, पहले हम आपको सैर कराएंगे दरिया की। आ जाओ भी दरिया में, दो में आ जाओ। 540 भी ले आ, हाँ ले आ जी। टोटल नहीं करना इसका, 566 240। अब आप इधर खड़े हो जाएं, कुछ पीछे से भी सामान आ रहा है 510, पीछे से भी सामान आ रहा है, वो साथ मिक्स होगा, फिर इकट्ठे इंशाल्लाह समंदर में जाएंगे। सबने समंदर में जाना है, ओके। अच्छा जी जी, इसका नाम रख सकते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स असल में आता है जी। मैंने आपको होमवर्क में सवाल दिया, इसीलिए इसी एडजस्टमेंट के लिए होमवर्क में सवाल दिया छोटा सा, कि ये दोनों की पोस्टिंग आपको समझ आए। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की वजह से आपको सवाल दिया होमवर्क वाला। 150 220। बस इन दोनों फिगर्स को आपने रोलने हैं। चलो और रोलें, रोल 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 रोल। चलो पार्क हो जाओ, अब इधर खड़े रहो, अगले हुक्म का इंतजार करो। आ जाओ अब तुम दोनों, बल्कि सारे इकट्ठे ही आ जाओ। कहां लेके जा रहे हो हमें, खुदा के लिए ना। चुप, बैलेंस शीट में चलो। थ्री 4 7 2 ओवर। क्लास होती है कुछ लोगों की 9 बजे, उठने दें उनको, तस्वीर खींच लें। ग्रैंड टोटल 5 जिनकी क्लास है 9 बजे, वो दाएं बाएं वालों को उठाएंगे, वो जगह देंगे।